अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक और यूनिट को शुरू करेंगे और यूनिट नंबर को स्पेसिफाई इसलिए नहीं किया है चूँकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से यूनिट्स के नंबरिंग के हवाले से वेरिएशन होती है। तो प्यारे बच्चों, लेकिन इस यूनिट का और जिन टॉपिक्स के अंदर ये मेन टॉपिक है, यानी हमने सेल बायोलॉजी के हवाले से बात करनी है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस टॉपिक का नाम यानी सेल बायोलॉजी को सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के नाम से लिखा है। और इस यूनिट में यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर हम जिन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात होगी, फिर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनल्स को, और लास्ट में कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, फिर कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे। तो आइए आज हम फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको समझाने की खातिर हमें जो शुरू करना है वो कहाँ से, वो सेल मेम्ब्रेन से, या आप इसको बोल दीजिए क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ और भी कहते, याद रखिए, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते, कुछ और भी कहते, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते। अब क्यों कहते, याद रखिए, मेम्ब्रेन की एटमोलॉजी है कवरिंग। तो चूंकि ये सेल को कवर करती है इसीलिए इसे क्या बोलते, मेम्ब्रेन। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, वो सेल वॉल है। सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज, हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ऐसे ही आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज, तो आंसर क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन कवरिंग को कहते, चूंकि ये कवरिंग है सेल की इसीलिए सेल मेम्ब्रेन भी कहते। सरफेस पे होती है तो सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते। तो आपके मन में आएगा कि सर इसको प्लाज्मा क्यों कहते। याद रखिए, प्लाज्मा की एटमोलॉजी फ्लूइड है, तो चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, it is flexible, it has the ability to flow। इसमें चूंकि फ्लो करने की एबिलिटी होती है। आपने मेम्ब्रेन को कभी फ्लो करते हुए देखा? प्यारे बच्चों, अमीबा में जो सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है वो क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लो ही तो होता है। फिर इसी तरह से आप फैगोसाइटोसिस पढ़ते, पिनोसाइटोसिस पढ़ते, मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन होती है, तो वो क्या है, वो मेम्ब्रेन का फ्लो ही तो है, वो मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर को ही तो इंडिकेट कर रहा। फिर ऐसे ही अगर आप देखिए कि प्लांट सेल में जब साइटोकिनेसिस होती है वो क्या है, वो मेम्ब्रेन का फ्लो ही तो है। ये मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर को, प्लाज्मा नेचर को इंडिकेट कर रही। तो हम कहते प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, it is a flexible structure having the ability to flow। इसीलिए तो नाम रखा है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्यारे बच्चों, जो मॉडल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है उसे हम कहते फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब आपके मन में आएगा कि सर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते, तो नेम से आपको इंडिकेट तो हो रहा कि भाई फ्लूइड तो फ्लूइड को कहते, और मोज़ेक क्या होता है इसकी बात अभी बताता हूँ आपको। इसीलिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते कि फ्लूइड नेचर रखती है। मोज़ेक की बात कीजिए तो स्पॉटेड को कहते, धब्बेदार कोई भी शक्ल हो उसे मोज़ेक कहते। जैसे प्यारे बच्चों, आपने कुछ बकरे देखे होंगे, सारा काला बकरा होता है, वाइट में कहीं पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे होते। ये जो स्टाइल है ये कौन सा स्टाइल है,
ये मोज़ेक स्टाइल है। तो इसी तरह से अगर आप इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मोज़ेक फैशन में, एम्बेडेड फैशन के अंदर मौजूद होते हैं कि बिल्कुल ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर और उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे भी होती है कि ओशन ऑफ लिपिड्स हो और आइसबर्ग्स ऑफ प्रोटीन्स हों। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। अब ज़रा सुनिए कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या, उनके हवाले से बात होगी। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए कि लिपिड बाइलेयर होती है और जो मोज़ेक फैशन के अंदर है, जो स्पॉटेड फैशन के अंदर है, वो कौन है? वो प्रोटीन्स होती हैं धब्बों की सूरत में, स्पॉटेड फॉर्म के अंदर, मोज़ेक स्टाइल के अंदर मौजूद होती हैं। इसलिए इस मॉडल का नाम रखा है क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब प्यारे बच्चों, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, आइए उसकी बात करते। और आपके सर यहाँ पर लिख रहे, और यहाँ पर लिखने की एक वजह है बेटे। और फिर ज़रा देखिए, आपको मालूम कि मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उसे हम कहते क्या है? प्रोटीन। और प्यारे बच्चों, प्रोटीन कितनी है? हम कहते 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं। फिर लिपिड्स के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते 20 to 40% लिपिड्स होते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट की बात कीजिए तो ये स्मॉल क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं, लेस देन 1%, इस तरह से कह दीजिए। तो प्यारे बच्चों, 60 to 80% प्रोटीन्स हैं और 20 to 40% लिपिड्स, और स्मॉल क्वांटिटी में कौन होते? कार्बोहाइड्रेट होते। अब मैं अगर आपसे पूछूं, यानी एक तो परसेंटेज के हवाले से पूछ सकते, दूसरा अगर वो आपसे पूछ लें कि मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट कौन है, तो जाहिर बात है आप प्रोटीन का बता देंगे कि 60 to 80% होती है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछे कि मैक्सिमम सरफेस ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूल इज, तो फिर लिपिड्स की बात करेंगे, चूँकि सबसे ज़्यादा जो सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहा वो कौन है? वो लिपिड्स हैं। आप देख लीजिए कि मैक्सिमम सरफेस एरिया को जो ऑक्यूपाई करता है वो कौन? लिपिड्स होते हैं। अब प्यारे बच्चों, प्रोटीन्स के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, फिर लिपिड्स की बात करेंगे, फिर लास्ट में कार्बोहाइड्रेट के हवाले से बात करते। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रोटीन्स के हवाले से कि कैसी कैसी प्रोटीन्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहली प्रोटीन फेडरल की बुक के अंदर लिखी गई है उसके हवाले से बात करेंगे। तो आपने चारों सूबों की, पांचों सूबों की जो बुक्स है उनको कंसल्ट ज़रूर करना है। ज़रा देखिए, सबसे पहले किताब ने लिखा है कैरियर प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स की जो टाइप्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलती हैं, कैरियर बोल दीजिए। फिर प्यारे बच्चों, एंड चैनल प्रोटीन्स आपको मिलती हैं। अब सबसे पहले तो चैनल प्रोटीन्स की बात की जाए, यानी प्यारे बच्चों, मेम्ब्रेन के अंदर ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनके बीच में कोई चैनल होता है, कोई पैसेज होता है, उन्हें क्या कहते? चैनल प्रोटीन्स कहते। कोई एग्जांपल बताइए। आपने चूँकि नर्व इम्पल्स को पढ़ लिया, आपने न्यूरोलिमा, मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन को पढ़ा है, तो आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि उसमें सोडियम गेट होता है कि चैनल प्रोटीन है, पोटाशियम गेट होता है। फिर आपने पोटाशियम लीकी चैनल्स भी तो पढ़े हैं जिनके बीच में पोर और पोटाशियम उनसे लीक होते होते मूव करता है। अब कैरियर प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्यारे बच्चों, ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो मॉलिक्यूल को या जो भी कंपोनेंट है उसको पहले अपने साथ बाइंड करवाएंगी और उसके बाद फिर उनकी ट्रांसपोर्ट होगी। एग्जाम्पल बताइए। यानी एग्जाम्पल के अंदर आपने सोडियम पोटाशियम
पंप भी तो पढ़ा है कि 3 सोडियम और 2 पोटाशियम उसके साथ बाइंड करते हैं, फिर उनकी ट्रांसपोर्ट होती है। तो सोडियम पोटाशियम पंप की बात कीजिए तो चूंकि वो पहले आयंस को कैरी करेगी फिर ट्रांसपोर्ट करेगी, तो ये कैसी प्रोटीन है? ये कैरियर प्रोटीन है। फिर प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, जो रिसेप्टर साइट के तौर पर क्या करेंगी? एक्ट करेंगी। कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। हम कहते आपके ब्लड के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं जिनका फ्लो होता है, ये सारे सेल्स के ऊपर जाकर एक्शन तो नहीं कर रहे, बल्कि जहाँ पर उनको रिसेप्टर साइट मिलेंगी वहीं पर जाकर एक्शन करेंगे। और वो रिसेप्टर साइट बेसिकली हैं क्या? वो प्रोटीन ही तो हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन का जहाँ पर जाकर एक्शन हो रहा है जिस साइट के ऊपर, वो कौन है? वो प्रोटीन ही तो है। इसी तरह से ग्लूकागोन की बात कीजिए। फिर प्यारे बच्चों, आपने साइनेप्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े और उनकी कंडक्शन के लिए पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए कुछ रिसेप्टर साइट्स होती हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो क्या होती हैं? तो उनमें मेन कंपोनेंट आपको प्रोटीन ही मिलता है। फिर प्यारे बच्चों बात कीजिए तो हम कहते यही प्रोटीन्स हैं जो एंटीजन के तौर पे एक्ट करती हैं। वैसे अगर एंटीजन की एटमोलॉजी के हवाले से बात कीजिए तो एंटीबॉडीज को कहते, जेन जनरेटिंग को कहते। ये दूसरों की बॉडीज में जाके एंटीबॉडीज जनरेट करवा रही होती हैं। प्यारे बच्चों, ये बेसिकली आपके सेलुलर रिकग्निशन के लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही होती हैं। जैसे अगर आपके रेड ब्लड सेल्स के हवाले से बात कीजिए तो किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का ए बी होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये किसकी बेस पर हैं? ये एंटीजन की बेस पर ही तो होते। और इस एंटीजन का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो कौन? वो प्रोटीन ही तो है। ये सेल मार्कर के तौर पे एक्ट करेंगे। जैसे आप देखिए CD4 साइट्स, ये कहाँ पर आपको मिलती हैं? आपने पढ़ा है कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर मौजूद होती हैं। तो ये सेल रिकग्निशन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही हैं। हम मजीद इसके अंदर जो आपको प्रोटीन्स मिलती हैं यानी सेल मेम्ब्रेन से लिंक्ड होती हैं, कौन? एंजाइम्स भी तो होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एडनाइलेट साइक्लेज के हवाले से बात कीजिए, ये एक ऐसा एंजाइम है जो मेम्ब्रेन से लिंक्ड होता है और एटीपी मेटाबॉलिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा। फिर इसी तरह से अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों, उसकी मेम्ब्रेन के साथ भी तो एंजाइम्स लिंक्ड होते हैं। आप बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेटरी चेन होती है और रेस्पिरेटरी चेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? वो मेम्ब्रेन ही का तो पार्ट है। तो वो एंजाइम्स लिंक्ड होती हैं किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये तो पर्टिकुलरली प्रोटीन के हवाले से आपको बता दिया। यानी आपको सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बात कीजिए तो एम्बेडेड फॉर्म के अंदर या जो आपको डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स मिलती हैं वो कौन सी हैं? वो कैरियर प्रोटीन्स हैं, वो चैनल प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने जिक्र किया हॉर्मोन्स के हवाले से, न्यूरोट्रांसमीटर के हवाले से, फिर एंटीजन के हवाले से बात कीजिए तो ये स्पेसिफिक मार्कर हैं, इनसे सेल की रिकग्निशन भी होती है। जैसे अगर आप किसी सेल के ऊपर देखें कि CD4 साइट्स हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग बोल दोगे कि ये क्या है? ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं। तो आपने देखा ये आइडेंटिटी कार्ड हैं किसके? सेल के। आप इनको देखकर बता सकते कि ये कौन सी टाइप का सेल है। फिर प्यारे बच्चों एंजाइम्स के हवाले से बता दिया। अब आइए लिपिड्स के हवाले से बात करेंगे। और प्यारे बच्चों लिपिड्स की केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात कीजिए तो 2 कंपोनेंट्स मिलते। जो मेजर कंपोनेंट आपको यहाँ पर मिलता है वो कौन? वो है फॉस्फोलिपिड्स।
और आपको मालूम फॉस्फोलिपिड के बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो देखिए, एक तो प्यारे बच्चों ये आपको पोलर हेड मिलता है और ये दो आपको क्या मिलती हैं, नॉन पोलर टेल मिलती हैं। इसीलिए ये वाला पार्ट कौन सा है, पोलर होता है, और ये जो सेंटर में ये नॉन पोलर टेल है। और फिर इसके हवाले से बात की जाए, इसके हवाले से बात की जाए तो ये जो हेड है ये क्या है, पोलर होता है। इसीलिए आप देखिए कि सेल के अंदर वाटर है तो जो वाटर को फेस कर रहा है वो पोलर हेड है। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की बात की जाए, वहाँ पर वाटर है तो वहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक यानी पोलर हेड उसको फेस कर रहा है। और दूसरा कंपोनेंट जो इसमें वेज की सूरत में, कील या मेख की सूरत के अंदर मौजूद होता है प्यारे बच्चों, वो कौन है, वो कोलेस्टेरोल है। अगरचे ये प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते। और प्यारे बच्चों इनका क्या फंक्शन है, हम कहते हैं ये जो लिपिड बाइलेयर है ये कॉन्टिन्यूअस फैशन के अंदर फ्लो कर रही होती है, मूव कर रही होती है। इसीलिए इनकी वजह से ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी मूव कर रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस मूवमेंट को थोड़ा सा तो कम करना है, थोड़ी सी तो स्टेबिलिटी देनी है ताकि बहुत ज़्यादा इसकी फ्लूइड नेचर ना हो जाए। ये जो फ्लूइड नेचर है ये पर्टिकुलरली किसकी वजह से, फॉस्फोलिपिड्स की वजह से। और इसमें जो थोड़ी सी फ्लूइडिटी को कम करे, थोड़ा सा जो इसको रिजिड स्ट्रक्चर की सूरत में कन्वर्ट करे, वो कौन है, वो इसके अंदर आपको कोलेस्टेरोल के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते कि प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन में चूँकि ये कोलेस्टेरोल मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इसीलिए अगर आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के हवाले से बात कीजिए तो जिनमें ज़्यादा फ्लूइड नेचर है वो किन की मेम्ब्रेन है, वो प्रोकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट आ जाइए, कार्बोहाइड्रेट की बात करें। कार्बोहाइड्रेट के हवाले से बात कीजिए तो ये आपको कंजुगेटेड फॉर्म के अंदर मिलते हैं, यानी या तो इनकी एसोसिएशन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ है या इनकी एसोसिएशन ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ है। अगर ऐसे है तो प्यारे बच्चों ये क्या करते हैं, अगर ये कार्बोहाइड्रेट मिल जाए प्रोटीन के साथ तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसे आप क्या कहते, उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते। फिर प्यारे बच्चों ऐसे ही अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिल जाए तो ये जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है ये क्या है, ये ग्लाइकोलिपिड होता है। और ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों ये सेल रिकग्निशन के अंदर भी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते, और दूसरा सेल की कम्युनिकेशन के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते, और तीसरी बात ये है कि सेल टू सेल अटैचमेंट के अंदर भी ये इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते। अब आइए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके जो फंक्शंस हैं उनके हवाले से बात करेंगे। प्यारे बच्चों बहुत सारे फंक्शंस, यानी आप देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपको माइक्रोविलाई मिलती है बेसिकली वो एक वेवी फॉर्म है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और वहाँ से फूड मटेरियल की एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो माइक्रोविलाई क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है, फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। फिर प्यारे बच्चों फंक्शंस के हवाले से बात कीजिए तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो है, ये जो आयनिक बैलेंस है इसको मेंटेन करना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो फंक्शन है। नर्व इम्पल्स की कंडक्शन और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कीजिए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो फंक्शन है। फिर इसके फंक्शंस के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसका आपकी किताब ने ख़ास तौर पे जिक्र किया वो प्यारे बच्चों फंक्शन है क्या, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। और ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए ये 2 टाइप्स की होती है, एक को प्यारे बच्चों हम कहते क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या होती। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं क्या? पैसिव। आप बताइए क्या एनर्जी रिक्वायर होती है? हम कहते नो नीड ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, यानी मेटाबॉलिक एनर्जी आपको यहां पर रिक्वायर नहीं होगी। नो नीड ऑफ मेटाबॉल, चूंकि हाई से लो की तरफ है तो प्यारे बच्चों फिर हम कहते हाई से लो की तरफ, इसीलिए से क्या कहते? डाउन हिल भी कहते। इसी को कुछ और भी कहते, इसी को हम लोग कहते अलोंग ग्रेडियंट। और फिर प्यारे बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए तो इसमें हम बता देंगे कि ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है। और इसके अंदर हम कहते मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और आप बताइए इसे क्या बोलोगे? याद रखिए इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अप हिल, यानी पहाड़ों के ऊपर जाना, तो एनर्जी तो चाहिए होगी। और इसीलिए कहते ये अगेंस्ट ग्रेडियंट होता है, यानी लो टू हाई होता है तो ये अगेंस्ट ग्रेडियंट है। प्यारे बच्चों एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होती है। फिर आप ज़रा देखिए अगर एग्जाम्पल्स के हवाले से बात की जाए तो मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एक तो आपको मिलती है क्या? डिफ्यूजन। फिर एक को आप लोग कहते हो क्या? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर एक और टाइप है उसे आप कहते ऑस्मोसिस। तो अगर आपको ये चार ऑप्शन देकर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो आप बता दीजिएगा सारी हैं जी। फिर ऐसे पूछ सकते कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो चूंकि पैसिव की एग्जांपल है तो सारी आएंगी। फिर ऐसे पूछ सकते विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नो नीड ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, तो सारी हैं, सभी को रिक्वायर नहीं होती है। नो नीड ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इन, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, सारी होती हैं। अलोंग ग्रेडियंट, सारी होती हैं। तो फर्क क्या होता है? प्यारे बच्चों ये जो डिफ्यूजन है ना, इसमें कोई कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर डिफ्यूजन हो, हाई से लो हो, विद फैसिलिटेशन, विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन्स, तो इसे क्या बोलोगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये दोनों, यानी डिफ्यूजन की बात कीजिए या अगर आप बात कीजिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो ये बेसिकली एक्सप्लेन करती हैं ट्रांसपोर्ट किसकी? सॉल्यूट की। ये सॉल्यूट का जिक्र करती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप ऑस्मोसिस के हवाले से बात कीजिए तो ये एक्सप्लेन करती है किसको? सॉल्वेंट को। आप मुझे बताइए आपकी बॉडी का सॉल्वेंट कौन है? वाटर है ना, तो इसीलिए यहां पर वाटर का जिक्र होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात कीजिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक तो एग्जांपल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है। फिर दूसरी इसके हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों हम लोग जिक्र करेंगे किसका? एंडोसाइटोसिस का। एंडो बोलिए तो क्या? इनसाइड को कहते, साइटो सेल को कहते, सेस प्रोसेस को कहते। तो हम कहते टेकिंग मटेरियल इन बाय सेल बाय फॉर्मिंग वैक्यूल। जैसे कोई अगर कंपोनेंट इस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाए, फिर सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन हो जाए और फिर ये बिल्कुल उस सेल से अलग हो जाए, तो प्यारे बच्चों हम कहते हैं टेकिंग मटेरियल इन बाय सेल बाय फॉर्मिंग वैक्यूल। वैक्यूल क्या? एक सैक की तरह का स्ट्रक्चर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते? एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस और इसका जो रिवर्स कर लीजिए तो आप उसे कहना क्या?
एक्सोसाइटोसिस। तो ये एग्जांपल्स हैं किसकी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। और एंडोसाइटोसिस में अगर आप सॉलिड मटेरियल की टेकिंग इन करें तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं क्या? फैगोसाइटोसिस। फेज ईटिंग को कहते, साइटोसेल को, सेज प्रोसेस को। तो ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। और प्यारे बच्चों फेज यानी ईटिंग सॉलिड की होती है, यानी एंडोसाइटोसिस से सॉलिड मटेरियल अगर सेल के अंदर आए तो इसे फैगोसाइटोसिस कहते। अब बात करेंगे पिनोसाइटोसिस की। पिनो बोलिए तो क्या? ड्रिंकिंग को कहते, साइटोसेल को कहते, सिज प्रोसेस को कहते, ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल। अगर तो वैक्यूल बनाकर लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर आए तो प्यारे बच्चों इसे क्या कहते? पिनोसाइटोसिस। चूंकि जो ड्रिंकिंग है वो लिक्विड की होती है तो इसीलिए इसे क्या कहते? पिनोसाइटोसिस कहते। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्यारे बच्चों ये तो आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हवाले से बता दिया। और इसके हवाले से जो लास्ट और आखिरी बात आपको बतानी है वो ज़रा सुन लीजिए कि हम सेल मेम्ब्रेन को कहते ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी ये कुछ सब्सटेंसेस को सिलेक्ट करेगी फिर पास थ्रू होना अलाउ करती है। प्यारे बच्चों अब कौन से सब्सटेंसेस हैं जो इजीली पास थ्रू हो जाएंगे और कौन से ऐसे जिनको स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते, इसके हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं जो लिपिड सोलूबल होंगे, जो लिपिड सोलूबल सब्सटेंसेस होंगे वो तो इजीली सेल मेम्ब्रेन में से पास थ्रू हो जाएंगे। और लिपिड सोलूबल में कौन? आप स्टीरॉयड हार्मोन्स के हवाले से बात कीजिए, उनके लिए रिसेप्टर साइट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं मिलती है क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर में से इजीली पास थ्रू हो जाएंगे। प्यारे बच्चों फिर इसी तरह से अगर आप गैसेस के हवाले से बात कीजिए, ऑक्सीजन की बात कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कीजिए तो उसके लिए भी ये फ्रीली परमिएबल है, गैसेस भी इजीली पास थ्रू हो जाएंगी। लेकिन वो पार्टिकल्स जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो ज़रा लिपिड बाइलेयर, सुनो ज़रा कि लिपिड बाइलेयर इज इम्परमिएबल फॉर चार्ज पार्टिकल्स। चूंकि फैट्स ये चार्ज पार्टिकल्स को मूव करना अलाउ नहीं करते, इसीलिए तो आपने नर्व इम्पल्स के अंदर जो सोल्टेटरी नर्व इम्पल्स पढ़ते प्यारे बच्चों, जहाँ पर लिपोइड मटेरियल की लेयर होती है वहाँ पर सोडियम पोटाशियम अंदर बाहर नहीं हो सकते, यानी लिपिड बाइलेयर इज इम्परमिएबल फॉर चार्ज पार्टिकल्स। तो उनके लिए फिर क्या स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लिपिड बाइलेयर इज इम्परमिएबल फॉर चार्ज पार्टिकल्स, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल फॉर चार्ज्ड पार्टिकल्स। सेमी इसीलिए कह रहे कि जब सेल मेम्ब्रेन का जिक्र होता है तो फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी आते, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू चार्ज्ड पार्टिकल्स की क्या होती? ट्रांसपोर्ट होती। पढ़ लीजिएगा, ना समझ आया पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।